आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ नई वीडियो लेकर के। जो आपने पीछे पढ़ रहे थे हम लोग अपभ्रंश भाषा, उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो उसमें भाग थे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। तो हम लोगों ने दो भाषाओं को पढ़ लिया, पाली और प्राकृत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का ही भाग है, उसी में भाषा आती है अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश भाषा जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के समय बीच की जो भाषा है वह अपभ्रंश भाषा है। आइए हम लोग अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो भाषा किस वैज्ञानिक ने क्या माना है, उसको हम विस्तार से समझते हैं। और ये आज की वीडियो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इत्यादि की जो तैयारी करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। आइए अब समय ना देते हुए वीडियो आप लोगों को शुरू करते हैं। देखिए अपभ्रंश भाषा, तो अपभ्रंश का अर्थ क्या है? अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। चाहे हम बिगड़ा हुआ कहें या गिरा हुआ, यही मतलब है अपभ्रंश। और इसका एक अर्थ पतन भी है, पतन, किसी का पतन हो जाए, गिरावट हो जाए, बिगड़ जाए, उसी को तो अपभ्रंश कहते हैं। और ये जो अपभ्रंश भाषा है, ये अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। आधुनिक भाषा और प्राकृत इन दोनों के बीच की कड़ी अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश को अपभ्रंश, अवहट्ठ, देश भाषा, देसी भाषा आदि के अनेक नामों से जानते हैं। तो आइए पुनः इसके नाम को दोबारा ध्यान दें कि अपभ्रंश को अवहट्ठ, अपभ्रंश, अवहट्ठ, देश भाषा, देसी भाषा आदि के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में किया। यहाँ से इनका सबसे पहले प्रयोग अपभ्रंश का शब्द का जो प्रयोग है वो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। और भाषा के अर्थ में बात करें तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है वो 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, यानी 600 ईस्वी में लगभग 6वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अपभ्रंश साहित्य का आरंभ, जो अपभ्रंश में जो साहित्य लिखे गए वो उनका आरंभ 8वीं शताब्दी यानी सदी से माना जाता है। इस तरह से अब इस अपभ्रंश भाषा को हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, और ये वीडियो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी लगेगी। और प्रयोग इसमें आप देखेंगे किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने अपभ्रंश को आ की भाषा कहा है, यानी कि किशोरीदास वाजपेयी ने जो अपभ्रंश है इसको आ की भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है, प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं इनको हम महाकवि भी कह सकते हैं। पूछा जाए कि अपभ्रंश की प्रथम कवि या महाकवि कौन है, वो है स्वयंभू। और स्वयंभू ने अपभ्रंश, इनको स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो स्वयंभू है। इसी के साथ साथ अपभ्रंश के दूसरे कवि, प्रथम में तो स्वयंभू है, अगर पूछा गया अपभ्रंश के द्वितीय कवि या दूसरे कवि कौन है, पुष्पदंत है। पुष्पदंत इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है।
अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। बाणभट्ट व आचार्य हेमचंद ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं कि अपभ्रंश को 7 भेद हैं और उनसे निकली उन्हीं 7 भेदों से निकली हुई जो अन्य आधुनिक भाषाओं का विवरण भी दिया है। जो के 7 भाग हैं उनको ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 पर सौर श्रेणी अपभ्रंश। तो यहाँ हम देख रहे हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं निकली, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है। और दूसरे अर्धमागधी अपभ्रंश, उसमें आपकी पूर्वी हिंदी आती है। और नंबर 3 पर ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी। और नंबर 5 पर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी। और नंबर 6 पर पैसाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी और लहरा। पंजाबी को गुरमुखी लिपि भी कहते हैं, पंजाबी गुरमुखी लिपि में है। और नंबर 7 पर है मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया है। इस तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हमको मिल सके। अभी हम इसकी अपभ्रंश की विशेषताएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अपभ्रंश की विशेषताएं। तो अपभ्रंश की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि यह अपभ्रंश जो भाषा है ये उकार बहुला भाषा थी। जैसे ऊ निकलता था लास्ट में, जैसे मन को कहते थे मन, ऊ। ऐसे कारण यानी कारण को कहते थे कारण, ऊ की मात्रा। तो इस प्रकार से ये उकार बहुला भाषा थी। दूसरी बात रे, तो रे तो लिखा जाता था परंतु उच्चारण में इसको री कहते थे, री होता था। तद्भव शब्दों की संख्या अधिक हो गई। व्यवहारिक रूप जैसे नपुंसकलिंग बिल्कुल समाप्त हो गया। और इसकी विशेषता थी कि परिसर्गों का उदय हुआ, जो विभक्ति चिन्ह थे। उन अपभ्रंशों की एक खास विशेषता है, सबसे खास विशेषता है कि परिसर्गों का उदय हुआ। ये अपभ्रंश की बहुत खास विशेषता है। पूछी जाए कि अपभ्रंश की खास विशेषता क्या है? परिसर्गों का उदय। परिसर्ग कहते हैं विभक्ति। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। ठीक है। मैथिल के विद्यापति ने कीर्तिलता की जो भाषा है उसको अवहट्ट कहा है। जैसे उनका उदाहरण मिलता है, देसिल बैना सज्जन मिठा ते तैसन जब वो अवहट्ट, यानी अवहट्ट कहा है। राहुल संकीर्तन, चंद्र शर्मा गुलेरी, ये ऐसे 2 लोग विद्वान हैं। जैसे विद्वानों ने इसको पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? राहुल संकीर्तन और चंद्र शर्मा गुलेरी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सन 1000 ईस्वी की लगभग साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा था। पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश या इसको अवहट्ट कह सकते हैं, से ही हिंदी का विकास माना जाता है। तो हम लोगों ने सीखा कि जो हमारी भाषाएं थी किस तरह से कहाँ तक पहुंची। जैसे हमने आपको एक बार बताया कि संस्कृत, जैसे उसके बाद संस्कृत से विकास हुआ इसका पाली का, पाली से बना प्राकृत भाषा से बाद में उदय हुआ हमारा अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के बाद हमारे हिंदी भाषा का जो
विकास हुआ है, 1000 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। तो इस तरह से जो आधुनिक भाषा हमारी है, उस आधुनिक भाषा और प्राकृतिक भाषा के बीच की कड़ी है अपभ्रंश भाषा। तो हम लोग संस्कृत दो तरह से पढ़ चुके हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यानी हम लोगों ने पढ़ा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इस तरह से ये लौकिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। और मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने इन 3 भाषाओं को पढ़ा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। धन्यवाद।